नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी कोर्ट में आज की सुनवाई पूरी। मामले की अगली सुनवाई 30 मई को होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में मथुरा कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट का फैसला 1 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। उद्धव के एक और मंत्री पर ईडी का शिकंजा। अनिल परब के 7 ठिकानों पर एक साथ ईडी ने मारे छापे। करोड़ों की रिश्वत लेने का आरोप। पीएम मोदी का तेलंगाना के सीएम पर करारा प्रहार। कहा, तेलंगाना को अंधविश्वास से बचाना है। परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र की सबसे बड़ी दुश्मन। सत्ता से बेदखल होने के बाद बेचैन इमरान खान। शहबाज सरकार को दिया 6 दिन का अल्टीमेटम। कहा, चुनाव की तारीखों का करें ऐलान। आज की सबसे पहली खबर ज्ञानवापी मस्जिद पर। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में लगातार सुनवाई चल रही है, जिसमें मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मामला सुनवाई के लायक ही नहीं है। शिवलिंग को लेकर अफवाह फैलाई गई। यहां शिवलिंग है ही नहीं, तो वहीं हिंदू पक्ष ने दावा किया कि शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ की गई है। शिवलिंग को फव्वारे का रूप देने के लिए उसमें चक्री डाली गई। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी हुई है। एक बार मेंटेनेबिलिटी पर फैसला हो जाने पर हम ये बात भी कोर्ट के सामने रखेंगे, पर शिवलिंग की सुरक्षा बढ़ाई जाए। उसके बाद कोर्ट ने 30 मई की तारीख पर मोहर लगाकर सुनवाई को खत्म कर दिया। डॉक्टर साहब, 30 मई को अगली सुनवाई, क्या कुछ होगा? देखिए, आज जो सुनवाई हुई है उसमें मुस्लिम पक्ष 711 के तहत ये प्ली कर रहा है कि हिंदू पक्ष की तरफ से जो याचिका डाली गई है वो मेंटेनेबल नहीं है, मतलब ये सुनने लायक ही नहीं है, इसे डस्टबिन में फेंक दिया जाए। आधार क्या है इसका आधार वो ये बता रहे हैं कि 1991 का जो कानून है वो किसी भी रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप के कैरेक्टर को बदला नहीं जा सकता, इसलिए इस केस में कोई दम नहीं है। हालांकि इसको लेकर के जो साक्ष्य, जो सबूत, जो प्ली मुस्लिम पक्ष के द्वारा किया जा रहा है उसमें ज़्यादा दम नहीं है। ये भाषणबाजी के ऊपर ज़्यादा आधारित हैं कि हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म का क्या मसला है, तो कानून का मसला है, तमाम तरह की चीज़ें। लेकिन अदालत के अंदर भाषण काम नहीं करते हैं, वहाँ साक्ष्य और सबूत दिए जाते हैं। और जो अभी प्रक्रिया तय हुई है उसके तहत जो मुस्लिम पक्ष ने ये याचिका जो दायर की है कि ये मेंटेनेबल नहीं है, इसका फैसला होना बाकी है। अभी अगले 1 सप्ताह तक, जैसा कि मुस्लिम पक्ष के द्वारा दावा किया गया है कि हम इसके ऊपर 1 सप्ताह तक हम बहस करेंगे। तो ये जो हिंदू पक्ष के द्वारा याचिका दायर की गई है, तो पारा बाय पारा, सेंटेंस बाय सेंटेंस उसको मुस्लिम पक्ष पढ़ रहा है और उनके आर्गुमेंट्स को, उनकी दलीलों को, याचिका के हर चीज़ को खारिज करने की कोशिश में जुटा हुआ है। इसी दौरान जो हिंदू पक्ष है वो अपने ऑब्जेक्शंस भी दर्ज करा रहा है कोर्ट के अंदर। इसी बीच जो गर्मा गर्मी हुई कोर्ट के अंदर आज, वो इस बात को लेकर के हुई कि हिंदू पक्ष का दावा है कि एक ड्रिलिंग मशीन, एक चक्री, उसे अंदर लाया गया और ज़बरदस्ती उसे जो शिवलिंग बताया जा रहा है उसको फव्वारा की शक्ल में उसमें होल करने की कोशिश की गई है। और जो हिंदू पक्ष है वो ये कह रहा है कि जब मेंटेनेबिलिटी, जो अभी सुनवाई चल रही है, इसका मसला खत्म हो जाएगा, तब वो इसके साक्ष्य भी देने वाले हैं। जी डॉक्टर साहब, एक तरफ ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई, तो दूसरी तरफ श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले की सुनवाई। मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद के मामले पर आज सिविल कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। श्री कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट ने सारी 13.37 एकड़ जमीन पर अपना दावा ठोकते हुए उसके मालिकाना हक के कागज सिविल कोर्ट में पेश किए हैं। साथ ही एक और प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिसमें शाही ईदगाह मस्जिद में माइक से अजान पर रोक लगाने की कोर्ट से मांग की गई। कोर्ट में अगली सुनवाई की तारीख 1 जुलाई है, यानी कि मामले की सुनवाई अब गर्मियों की छुट्टियों के बाद होगी। डॉक्टर साहब, मंदिर की जमीन को लेकर जो दावा ठोका गया है और जो प्रार्थना पत्र दिया गया है, उसके बाद क्या हिंदू पक्ष की जीत होना संभव है? देखिए, 2 चीजें हैं। एक कि उसका इतिहास,
जो कृष्ण जन्मभूमि जहां ओरिजिनल गर्भगृह था, ये ऐतिहासिक दस्तावेज चीख चीख के ये बता रहे हैं कि औरंगजेब ने गर्भगृह को तोड़कर उसके ऊपर जहां भगवान कृष्ण जन्म लिए थे उस जगह पे मस्जिद बनाई गई है। ये किसी और इतिहासकार के जरिए से नहीं कहा जा रहा, ये तो बाकायदा आदेश के तहत है। औरंगजेब के कोर्ट के द्वारा दिया गया आदेश इस बात को पुष्टि करता है। लेकिन ये मसला ये राम मंदिर या ज्ञानवापी का नहीं है, उस जैसा नहीं है। यहाँ जो आज जो सुनवाई हुई, जिसकी अगली सुनवाई जो है 1 जुलाई को होगी, इसमें प्ली है कि ये जो शाही ईदगाह जो है वो दरअसल ये कृष्ण जन्मभूमि का ही हिस्सा है। ये 13.37 एकड़ ज़मीन जहाँ पे वो ईदगाह वो मस्जिद है, वो ज़मीन मस्जिद की है ही नहीं, वो श्री कृष्ण जन्मभूमि की ज़मीन है। अब इसके लिए 2 सबूत पेश किए गए। एक तो नगर पालिका के कागजात दिए गए और दूसरा कोर्ट के भी कागजात दिए गए, और जिसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो ज़मीन है वो कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की ज़मीन है जिसके ऊपर मस्जिद बनाई गई है। तो अब यहाँ पे जो केस है वो मालिकाना हक का केस है। ज्ञानवापी में पूजा करने की अनुमति के लिए केस चल रहा है, लेकिन यहाँ तो पूरी की पूरी ज़मीन ही हिंदुओं को मिल जाए वो प्ली किया गया है। अब देखिए आगे इस केस में क्या होता है। जी डॉक्टर साहब, उत्तर प्रदेश में जहां धार्मिक मुद्दों पर सुनवाई का दौर चल रहा है, तो वहीं महाराष्ट्र में ईडी की छापेमारी जोरों पर है, जिसमें धीरे धीरे उद्धव के मंत्रियों पर गाज गिर रही है। ईडी ने शिवसेना नेता अनिल परब पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके 7 ठिकानों पर छापेमारी की है। अनिल परब के खिलाफ करोड़ों रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है, जिसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। अनिल परब पर वाजे ने भी कई आरोप लगाए थे, जिसमें सबसे बड़ा आरोप यह था कि अनिल परब कई मामलों में करोड़ों की रिश्वत लिया करते थे। उनके खिलाफ करीब 50 करोड़ रुपए की वसूली के आरोप लगे हैं। डॉक्टर साहब, उद्धव सरकार के कई मंत्रियों पर गाज गिर चुकी है, क्या अब उद्धव ठाकरे पर भी गिर सकती है? देखिए, अनिल परब का नाम पहले भी आ चुका है, किरीट सोमैया कई बार नाम ले चुके हैं, और सचिन वाजे ने भी कहा था कि जो उगाही का वो जो धंधा अनिल देशमुख के कहने पे करता था, तो इसमें अनिल परब का भी उसने नाम लिया था। और ये बात सही है कि अनिल परब के ऊपर पहले से ही ईडी और इनकम टैक्स की नज़र थी। आज छापेमारी हुई है और जो सूत्र बता रहे हैं कि इनकी भी गिरफ्तारी होगी। मतलब उद्धव ठाकरे सरकार के तीसरे मंत्री का नंबर लग गया। एक ऑलरेडी गृह मंत्री अनिल देशमुख, दूसरे नवाब मलिक और तीसरे अनिल परब का नंबर लगा है। लेकिन इसमें सोचने और समझने वाली बात यह है कि इस तरह की कार्रवाई का विरोध अब एनसीपी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं हो रहा। ये शिवसेना के प्रमुख मंत्रियों में से इनका नाम आता है, और यही नहीं, इन्हें उद्धव ठाकरे के बहुत ही करीबी के रूप में जाना जाता है। एक और व्यक्ति पता नहीं वो कहाँ गायब है, सरनायक, वो एक एमएलए था, वो भी उद्धव ठाकरे के काफ़ी करीब था, जिनके पास से पाकिस्तान का क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड निकला। तो ये कई सारे सवालों को जन्म देता है कि ये जो सरकार चल रही है, ये सरकार दरअसल जन सेवा के लिए है या फिर उगाही के लिए है। बीएमसी चुनाव नज़दीक हैं, तो ऐसे में ये मसला शिवसेना के लिए काफ़ी मुसीबत लेकर के आ सकता है। जी बिल्कुल, उद्धव ठाकरे के मंत्री एक एक करके नपते जा रहे हैं और पीएम मोदी लगातार गरजते जा रहे हैं। पीएम मोदी आज हैदराबाद पहुंचे, जहां तेलंगाना सीएम के चंद्रशेखर राव पर हमला बोला और कहा कि परिवारवादी पार्टियां केवल एक राजनीतिक समस्या नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र एवं देश की युवा पीढ़ी की सबसे बड़ी दुश्मन है। जहां जहां परिवारवादी पार्टियां हटी हैं, वहां वहां विकास के रास्ते भी खुले हैं। तो तेलंगाना को अंधविश्वास और परिवारवाद से बचाना है। डॉक्टर साहब, पीएम मोदी ने तो जोरदार हुंकार भरी है हैदराबाद में, और जहां निशाना साधना था वहां साध दिया। देखिए, आपने अच्छा किया ये खबर को आज आपने पंचनामा में सम्मिलित किया, क्योंकि ये मसला सिर्फ प्रधानमंत्री ने क्या कहा उसका नहीं है। हिंदुस्तान में
राजनीतिक विरोध के नाम पे संवैधानिक जो डेकोरम है, जो प्रोटोकॉल है, जो उसकी जो तार तार किया जा रहा है, वो एक चिंताजनक मसला है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री तेलंगाना गए थे। प्रधानमंत्री किसी भी राज्य में जाते हैं तो कानून और नियम और प्रोटोकॉल यही कहता है कि उनके स्वागत के लिए वहाँ का मुख्यमंत्री, वहाँ का डीजीपी और वहाँ का मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और चीफ मिनिस्टर उनको वहाँ स्वागत करे एयरपोर्ट पे, और उसके बाद फिर उनको साथ रहना है नहीं रहना ये उनका कॉल है। लेकिन ये कटसी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को के सामने पेश करना ही करना है। ये दूसरी बार है जब चंद्रशेखर राव प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पे मौजूद नहीं थे। इस तरह का काम और भी राज्य के कई मंत्री कर रहे हैं, और जो लोग हिंदुस्तान में राजनीतिक कल्चर को के गिरते हुए स्तर को लेकर परेशान होते हैं, जिनको लगता है कि भाई इंस्टीट्यूशन जो वो उनको ख़त्म किया जा रहा है, उन्हें ये सवाल उठाना चाहिए कि मुख्यमंत्रियों को कम से कम, भाई देश के प्रधानमंत्री से आप पर्सनली इत्तेफाक नहीं रखते, कोई बात नहीं, उनकी पार्टी से, उनकी विचारधारा से आप इत्तेफाक नहीं रखते, कोई बात नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जब वहाँ पे हैं तो वो किसी विचारधारा और कोई व्यक्ति नहीं, स्वयं एक इंस्टीट्यूशन वहाँ मौजूद होता है, और उसका डिसरिस्पेक्ट ये बर्दाश्त करने लायक की चीज़ नहीं है। मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री मोदी ये तो कोमल हृदय वाले नेता हैं। इंदिरा गांधी होती तो ये चंद्रशेखर राव अभी सड़क पे आंदोलन कर रहे होते, छाती पीट रहे होते कि मैं एयरपोर्ट नहीं गया और इंदिरा गांधी ने हमारी सरकार को ही बर्खास्त कर दी। ये काम पहले हिंदुस्तान में हुआ है। इन नेताओं के साथ, इस तरह के मुख्यमंत्रियों के साथ कड़ाई से पेश आने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। आखिरी खबर में बात पाकिस्तान की कर लेते हैं। पाकिस्तान में एक बार फिर से सियासी उठापटक शुरू हो गई है। इमरान खान जब से सत्ता से बाहर हुए हैं रोज नए नए ऐलान करते रहते हैं। इसी बीच इमरान खान ने शहबाज सरकार को 6 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि सरकार 6 दिन में चुनाव की तारीख का ऐलान करे, नहीं तो फिर से जंगे ऐलान होगा और जंग का मैदान इस्लामाबाद बनेगा। डॉक्टर साहब, इमरान खान को चुनाव की इतनी जल्दी क्या है? शहबाज सरकार को 6 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं। व्याकुल हो गए इमरान खान, सब कुछ उनको तुरंत चाहिए। उनको मालूम है कि जो सिंपैथी उनके साथ अभी है वो धीरे धीरे इरोड हो रहा है, मतलब वो छीण पड़ते चला जा रहा है। वो कि अचानक से इनकी सरकार को बदल दिया गया, इनको हटा दिया गया, इस वजह से वो चाहते हैं कि जितना जल्दी चुनाव हो तो उनके साथ पब्लिक की सिंपैथी रहेगी। राजनीति में तो वही है कि जिसके साथ हवा का रुख जब तक है तब तक वो विनर है। जैसे ही वो लोगों के नज़रों से बोझिल होता है, पॉपुलैरिटी भी जाती है, सिंपैथी भी जाएगी, चुनाव में उनको बहुत मेहनत करना पड़ जाएगा। लेकिन शहबाज सरकार ये लोग भी तो राजनीति कर रहे हैं, उनको भी ये मालूम है कि अभी तुरंत अगर चुनाव की घोषणा की गई तो इमरान खान के साथ जो सिंपैथी है वो सिंपैथी लगा रहेगा और उनके कार्यकर्ता सब कुछ अपना वो करेंगे। लेकिन हो क्या रहा है, शहबाज शरीफ, वहाँ की आर्मी, वहाँ का एस्टैब्लिशमेंट, वो 1 साल के बाद चुनाव करेगा। इमरान खान एक बहुत ही एग्रेसिव पोस्चर के साथ अपनी राजनीति कर रहे हैं। कल कई जगहों पे लाठीचार्ज किया गया, 200 के आसपास इमरान खान के कार्यकर्ताओं को जेल में डाला गया, उनको पकड़ा गया। तो इसका मतलब यही है कि इमरान खान राजनीति तो कर ही रहे हैं, लेकिन इस बार फ़र्क ये है कि वो इस बार हिंसा का भी सहारा ले रहे हैं, जो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा खतरनाक है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।